आज हम बात करेंगे वन के बारे में। क्या होता है वन, ठीक है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन में वन, या फिर क्या क्या चीज़ें वो हमें उपलब्ध कराता है। ठीक है, बात करेंगे हम वन की। वन क्या होता है, ठीक है। देखिए वन क्या होता है कि हमारे आसपास, या यूं कहे कि वह क्षेत्र जहां पर जैविक संप्रदाय पाए जाते हैं। संप्रदाय किसे कहते हैं? जब कई जाति के जीव समूह में एक साथ रहते हैं उसे बोला जाता है संप्रदाय। जब अलग अलग जाति के जीव एक साथ रहते हैं उसे क्या बोला जाता है? संप्रदाय। आपसे पूछा जाएगा कि वन कहते किसे हैं, तो वन कहेंगे हमारे जीवन का या मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। क्या वो है वन। भारत की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, मतलब भारत की पृथ्वी को देखा जाए, भाग को देखा जाए, भूभाग को देखा जाए, तो अगर उसे हम 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक भाग पूरा का पूरा वन होगा। मतलब भारत की भौगोलिक स्थिति का 1/5वां भाग पृथ्वी है। मतलब 5 में 1 भाग क्या है? मतलब पृथ्वी पर, भारत में जितनी पृथ्वी है, जितनी जमीन है, जितनी भूमि है, उसको अगर 5 भागों में डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, तो 1 भाग पे पूरा वन है। पूछेगा वन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि वह क्षेत्र जहां पर कई जाति के या जहां पे जैव समुदाय पाए जाते हैं, अलग अलग जाति के जीव एक साथ रहते हैं, उसे हम बोलते हैं वन। जो हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ, लकड़ियां, इमारती पौधे, है ना, इमारती पौधे या कई तरीके के फल फूल, है ना, इत्र वगैरह कई चीजें हमें जो उपलब्ध कराता है वो है हमारा वन। हमें उसे सुरक्षित करना है। इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि एक वन हमें कौन कौन सी चीजें देता है, वन कितने प्रकार का होता है, वन के विनाश से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमें वनोन्मूलन करना चाहिए या फिर नहीं। बात करते हैं पहला वन के प्रकार। वन कितने प्रकार का? तो वन का पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन क्या पहचान होती है उष्णकटिबंधीय वन की? तो यहाँ पे जो वर्षा होती है लगभग 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर का मीन क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से आप मापेंगे तो 200 सेंटीमीटर जब बरसात होती है तो भूमि की सतह से, मतलब सतह से लेके 200 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये भूमि है, यहाँ से 200 सेंटीमीटर इतना पानी भर जाता है जब बरसात होती है। तो कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। इसे वर्षा वन ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बारिश करवाने में सक्षम होते हैं। भाई बहुत ज्यादा घना होगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होंगे। आप जानते हैं ना, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं। औसतन कितनी बारिश हो जाती है? 200 सेंटीमीटर तक, मतलब पानी 200 सेंटीमीटर तक भर जाता है। वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? तो कम से कम मिनिमम अगर बात करें, मतलब कम से कम कितना जाएगा तो 15 डिग्री सेल्सियस, और बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो 35 डिग्री सेल्सियस तक ही इसका तापमान सीमित होगा। यानी कि जहाँ वर्षा होगी वहाँ पे ठंडी, है ना। आगे बात करेंगे, यहाँ जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष इस जंगल में पाए जाते हैं, इस वन में पाए जाते हैं, उनकी लंबाई कितनी होती है? तो उनकी लंबाई लगभग 40 से 50 मीटर होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वहां पे तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कम से कम न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस। पौधों की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है लगभग 40 से 50 मीटर। पहला वन समझ में आ गया। दूसरे वन की बात करते हैं। दूसरे वन को हम बोलते हैं मानसून वन। क्या बोलते हैं? मानसून वन। इसे कहीं कहीं
उष्णकटिबंधीय वन भी बोला जाता है। पॉइंट समझिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और दूसरा केवल उष्णकटिबंधीय वन है। इसे दूसरी भाषा में हम बोलते हैं मानसून वन। क्या खासियत है इस वन की तो हम समझेंगे। यहाँ पे वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के मुकाबले यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर तक होती है। आगे बात करते हैं, तापमान की बात करें तो इसका न्यूनतम तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतर तापमान होता है 45 डिग्री सेल्सियस। इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसे आप आराम से अपने हमारे क्षेत्र में भी वो मौजूद होते हैं। जैसे हम बात करें है ना, इसमें वे पौधे आते हैं जैसे पीपल, नीम। अब देखते हैं ना, पीपल नीम लगभग सभी ने देखा हुआ है। ये क्या काम करते हैं, ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां औसतन वर्षा 150 सेंटीमीटर तक होती है और जहां का तापमान कम से कम 20 डिग्री और अधिकतम से अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस तक होता हो, वहां पे ये उपलब्ध होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। अगला टॉपिक समझते हैं। अगला है बेटा समशीतोष्ण वन। समशीतोष्ण क्यों बोला गया, वह वन जहां पर पत्तियां पौधों की झड़ती हो शरद ऋतु में। जैसे ही मौसम, अभी देखा है ना हमने, ये जैसे ही बसंत ऋतु चालू हुई है, अब देख रहे हैं ना पत्तियां झड़ गई, नए नए आ रहे हैं, नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो वह क्या है, वे पौधे जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, बहुत ज्यादा चौड़ी पत्तियां होती हैं। देखिए, पत्ती जितनी ज्यादा चौड़ी होगी उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। भाई मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको साइंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब क्या करेंगे, एक ग्लास में पानी रख दीजिए, एक थाली में पानी रख दीजिए, तो देखिए पानी सबसे ज्यादा कहां से उड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कहां से उड़ेगा, थाली से उड़ेगा। क्योंकि जितना सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। तो इनकी पत्तियां समशीतोष्ण वन में जो पौधे पाए जाते हैं, इन्हें आम भाषा में पतझड़ वन बोला जाता है, जिनकी पत्तियां शरद ऋतु आते ही झड़ने लगती हैं। इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो जितनी ज्यादा बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी, पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। उन्हीं रंध्रों के माध्यम से जल की हानि होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पॉइंट समझो। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन पौधे के विभिन्न भागों से हुई जल की हानि क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसी के साथ लगा हुआ एक पॉइंट और समझ लीजिए, बिंदु स्राव। जब पौधे के विभिन्न भागों से जल की हानि होती है, जब पौधे के विभिन्न भागों से जल की हानि होती है तो उसे हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और जब किसी विशेष भाग से जल की हानि होती है तो उसे हम बोलते हैं बिंदु स्राव। किसी एक जगह से जल जा रहा है भैया तो बिंदु स्राव, कई जगह से जल जा रहा है तो वाष्पोत्सर्जन। लेकिन हो क्या रहा है कि पौधे के शरीर के अंदर से जल की हानि हो रही है, जल की कमी हो रही है। पॉइंट समझ में आ गया। आगे समझते हैं, कहाँ पाए जाते हैं इस प्रकार के वन, अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया। हमारे यहाँ भी जो पूर्वी एशिया है वहाँ पे भी इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे शीशम की बात करें, शीशम देखे हैं कि नहीं देखे हैं, शीशम का पेड़, इसका इस्तेमाल किया जाता है दरवाज़ा वगैरह बनाने में, क्योंकि इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, है ना। इनसे बहुत ज़्यादा फर्नीचर वगैरह का काम ज़्यादा से ज़्यादा शीशम की लकड़ी से किया जाता है। समझ गए बात को। अगला टॉपिक समझते हैं, शंकुधारी वन। शंकु नाम से लग रहा है शंकुधारी, वे वन जो बहुत ज्यादा, जिनमें वृक्ष बहुत लंबे लंबे और सीधे सीधे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, शंकुधारी वन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती हैं वो सुई के समान होती हैं। इसके अंतर्गत चीड़ का पेड़ आता है और देवदार, लंबे से लंबे वृक्ष जो होते हैं उन्हें देवदार की कैटेगरी में रखते हैं। उनकी पत्तियां मतलब सुई के जैसे देखते, खजूर वगैरह देखे ना, वैसी पत्तियां उनकी होती हैं। तो वो क्या होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं शंकुधारी वन। वे वन जिसमें ऐसे पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाए उन्हें शंकुधारी वन, वे जिसमें ये विशेषता वाले पाए जाए उन्हें समशीतोष्ण, और जिसमें
या ऐसे ऐसे लक्षण पाए जाए वो मानसून वन, और जिसमें ऐसे लक्षण पाए जाए वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। पॉइंट समझ में आ गया? अगला टॉपिक समझते हैं। क्या होता है वन की परतें? वन की कितनी लेयर होती है, कितनी परत होती है? तो पहला है बितानावरण। बितानावरण का मतलब क्या होता है कि पौधे, वह वन या वन में क्या होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जमीन को पूरी तरह से घेर के रखते हैं, मतलब प्रकाश की किरण जमीन पे नहीं पहुंच पाती, वो इतने घने होते हैं। छाते के जैसी वो संरचना बना लेते हैं, और जानते हैं छाता में जमीन के नीचे प्रकाश नहीं जाएगा, छाता तक ही रहेगा। तो वे पौधे की पहली परत कौन सी होती है, वन की पहली परत कौन सी होती है? बितानावरण। काम क्या करती है? ये छाते के जैसी संरचना बना लेती है, जिससे कि सूर्य का प्रकाश भूमि पर नहीं पहुंच पाता और वहां पे शीतलन ठंडा बना रहता है। समझ रहे हैं? जिसे आच्छादन के नाम से जाना जाता है। आच्छादन का मतलब जो उसे पूरी तरह से ढक ले, आच्छादित कर ले। समझ रहे? अगला पॉइंट समझते हैं। पहला, वन का पहली परत क्या है? बितानावरण, जो छाता के समान होती है, जो पूरी तरह से स्थल को ढक लेती है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश स्थल पर नहीं पहुंच पाता और नीचे नमी बनी रहती है। दूसरा है निम्न स्थल वन। बितान क्या होता है? निम्न स्थल। अब उसके जस्ट नीचे वाला भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं बितानावरण के जैसे पेड़, मतलब ये ढका हुआ, इसके जस्ट नीचे वाला जो भाग है वो निम्नस्थ वन बितान। इसके अंतर्गत जड़ी बूटियां, लंबी घास, जो लंबी लंबी घासें होती हैं वो किस कैटेगरी में आती है? दूसरी परत के अंतर्गत आती है, जिसे निम्नस्थ वन बितान बोलते हैं। जड़ी बूटी लंबी लंबी, आप घास वगैरह देखते हैं कि नहीं? जंगल वगैरह में कभी जाइए, है ना, छोटा सा ही एक तो जंगल में जाइए जहाँ 50 से 60 पेड़ आप देखिए, नीचे नीचे लंबी लंबी घासें हो जाती है। अगर वो बहुत ज़्यादा घना है तो वहाँ आपको ठंडी का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि एक पेड़ लगभग टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम करने का काम करता है। आप धूप में खड़े हो जाइए, उसके बाद छाया में जाइए, आपको देखिए टेम्परेचर में गिरावट आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना, क्योंकि वो वायुमंडल के टेम्परेचर को 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस कम करने का काम करते हैं। समझ गए? अगला टॉपिक है बेटा वन स्थल। वन स्थल का मतलब सबसे जमीनी सतह, सबसे नीचे वाला। वन स्थल का मतलब जंगल की जमीन, है ना? जंगल की जमीन को हम क्या बोलते हैं? वन स्थल। सतह को हम क्या बोलते हैं? जमीनी सतह को हम क्या बोलते हैं? वन स्थल बोलते हैं। इसकी खासियत क्या होती है? ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है? तो उर्वरा शक्ति, खाद, है ना? जब पौधे की पत्तियां जमीन पे गिरती हैं, ऊपर से सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, पॉइंट समझिए, क्योंकि क्या कर रहा है ये इसको ढक के रखा है, उसके नीचे ह्यूमरस है, भूमि, एकदम भूमि में। समझ रहे हैं? पत्तियां सड़ जाती हैं, वो आगे चल के जब पत्तियां सड़ जाती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? ह्यूमरस का निर्माण करती है। यही ह्यूमरस आगे चल के क्या बनाता है? भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और नए नए पौधे आसानी से उग जाते हैं। जंगली पौधे को कोई पानी चलाने जाता है? जंगली पौधे को कोई खाद देने जाता है? नहीं ना देने जाता। कोई बैक्टीरिया वगैरह का, कोई कीटनाशक का छिड़काव करने जाता है? नहीं, क्योंकि उनके अंदर ये क्षमता हो जाती है, क्योंकि उनके ह्यूमरस में बहुत ज़्यादा ह्यूमरस की प्रचुरता होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस होता है, बहुत ज़्यादा खाद पाई जाती है। वो सड़ के स्वयं बनाते हैं, कोई कीटनाशक नहीं, कोई उर्वरक नहीं, है ना, कोई रासायनिक पदार्थ की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या करते हैं? डेवलप हो जाते हैं। वन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? हमारे जीवन में वन कितना महत्वपूर्ण है वो देखते जाइए। वन सबसे पहले हमें क्या करते हैं? तापमान को हल्का। भाई मैंने आपको बताया ना कि अगर आप पेड़ के नीचे चले जाएं तो आपको एहसास होगा कि टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो पहला काम वन क्या करते हैं? तापमान को हल्का करते हैं। दूसरा, वर्षा कराने में पौधे ही जल को, जो बादल गुजरते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करके बारिश कराने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे। वे क्षेत्र देखते हैं ना रेगिस्तान में, राजस्थान वगैरह में ज़्यादा पेड़ नहीं तो बारिश कितनी होती है? होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें आकर्षित करने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। तो जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ वर्षा नहीं होगी, और जहाँ वर्षा नहीं होगी वहाँ पे आप खेती के लिए अलग अलग यंत्रों पे, अलग अलग टेक्नोलॉजी पर निर्भर होना पड़ेगा, और ज़्यादा खर्च होगा और प्रॉफिट आपको कम होगा। ठीक है? अरे भाई एक बार बारिश हो जाती है तो आपका 400-500 रुपये, जो नॉर्मल किसान है, छोटे वाले किसान हैं, उनका काम उतने में हो जाता है, 400-500 रुपये बच जाता है। और जिनका बीघे का है, कई सौ बीघा है, उनका तो पता नहीं 20,000-25,000 बच गया।
बच गया कि नहीं? लाखों बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? क्योंकि बरसात हो गई। अब जहां बरसात नहीं होगी वहां उनको पानी चलाना पड़ेगा। तो बरसात कहां नहीं होगी? जहां पे पेड़ पौधे नहीं होंगे। समझ गए बात को? अगला टॉपिक समझते हैं, वनों में जैव विविधता। जंगल में, वन में अलग अलग तरीके के जीव पाए जाते हैं जो कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र यानी कि पारितंत्र को, खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में मदद करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को बाज, बाज को शेर, शेर को मनुष्य, मनुष्य को अपघटक, ऐसी क्रिया लगातार चलती रहती है। अगर हम वायुमंडल से किसी एक जीव को हटा दें तो हमारा वायुमंडल क्या हो जाएगा? हमारा पारितंत्र, हमारी खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और हमारा जीवन खतरे में आ सकता है। ठीक है? महत्वपूर्ण उत्पाद, हमें वन कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी उत्पाद प्रदान करता है। सेब, केला, सब्जियां हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है सर्वे के अनुसार कि लगभग 200 तरीके के फल है ना, सब्जियां हमें कौन प्रदान करता है? वन प्रदान करते हैं। ठीक है? दवाइयाँ पहले, अब भाई एलोपैथ का जमाना है ना, एलोपैथ का जमाना है, एलोपैथ का जमाना है, आयुर्वेद का। इसके पहले सबसे पहले कोई था तो वो था बेटा आयुर्वेद, है ना, जो दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ। जब आपने रामायण देखी होगी तो जब उनको बाण लगा था, किसको? लक्ष्मण जी को, तो जो सुसेन वैद्य था उसने कौन सी दवा मंगवाई थी? एलोपैथ मंगवाई थी, होम्योपैथिक दवा आई थी कि समीम कहाँ से दवा आई थी? दवा कहाँ से आई थी? सजीवन बूटी लेके आए थे हनुमान जी। तो वो सजीवन बूटी आप लगाते कि नहीं लगाते घर पे? वो क्या है? एक आयुर्वेदिक औषधि है। वो कहाँ पाई जाती हैं? वो जंगलों में पाई जाती हैं, वनों में पाई जाती हैं। जैसे तुलसी, पेनिसिलियम की आपको कहानी बताता हूँ। जब अमेरिका युद्ध कर रहा था, जब अमेरिका और जापान वगैरह का जब युद्ध, पहले युद्ध बहुत होता था, अब तो नॉर्मल है, अभी केवल रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। बाकी सभी तमाशा देख रहे हैं, कोई देश लूट रहा है, कोई केवल देख रहा है। समझ रहे हैं? आने वाले समय में यही होने वाला है, जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर वो उतना देशों पे राज करेगा। छोटे मोटे देश तो लगता है इन फ्यूचर खत्मे हैं, जो जितना अपने आप को बढ़ा सके उतना बढ़ा लो। इधर यूक्रेन अभी खतरे में पड़ा ही नहीं है, पड़ा है पूरी, है ना, आधा पड़ चुका है, मतलब समझिए तबाह की कंडीशन पे है। और उधर ताइवान को टेंशन हो रहा है क्योंकि चाइना अब ताइवान पे कब्जा करेगा। लगे हाथ भारत को भी पाकिस्तान को कब्जा ही लेना चाहिए। लगा लो दो चार, क्या करना, कितना बड़ा ये है, समझ रहे हैं? 15-16 दिन में तो कब्जा ही लेंगे हम लोग, पूरा घूमेंगे एकदम पाकिस्तान, लाहौर और तो हम लोग जाएंगे बकरी उकरी लेके, समझ रहे? एकदम धड़ाक से कब्जा लेंगे भैया, कितना बड़ा ये है, समझ रहे हैं? हालांकि जितने परमाणु बम हमारे पास है उससे लगभग 150 परमाणु बम पाकिस्तान के पास है, लेकिन जब तक वो तैयार करेगा तब तक यह कांड हो जाएगा। समझ रहे? बिन लाएंगे, कुल उठा लाएंगे ज़बरदस्ती, बकरिया उखरिया, बड़ी खतरनाक बकरी को रखे हैं। ठीक है? फिलहाल बात समझते हैं हम। तो उस समय किसी दवा का इस्तेमाल किया जाता था, तो जब उस समय जो सैनिक घायल होते थे, जब अमेरिका जापान का युद्ध चल रहा था, तो उस समय इसी दवा की खोज की गई थी, पेनिसिलियम। यही दवा लगाई जाती थी, घाव को भरने में बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वनों से प्राप्त होती है। सबसे पहली अगर कोई प्रतिजैविक है तो वो कौन है बेटा? पेनिसिलियम। 1 नंबर का क्वेश्चन। इमारती लकड़ी, घर वर बनाने के लिए जो लकड़ियाँ लगती हैं, हमारे यहाँ तो अभी हमारे यहाँ भैया ये बनता प्लास्टर वगैरह वाला, सीमेंट बालू वाला। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लकड़ी का घर बनाया जाता है, तो वो उन्हें लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है भाई? लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? वन से। कुछ लोग ईंधन का, लकड़ी से जो खाना बनाते हैं वो उसका इस्तेमाल किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। भाई खाना बना लो इसी से। अभी भी कई गरीब तबके के लोग हैं जिनके घर उज्ज्वला योजना वाला गैस सिलेंडर नहीं पहुँचा, जिनके घर लाइट नहीं है, वो लोग आज भी लकड़ी से खाना बना रहे हैं। ठीक है? अगला टॉपिक समझते हैं कि ये दूसरे उत्पाद और कई चीज़ें हमें वन प्रदान करता है, जैसे रबर, किशमिश, इत्र। बॉडी स्प्रे मार के आते कि नहीं आते? आते हैं ना भैया, तो आते हैं। वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमें वनों से प्राप्त होता है। ठीक है? आगे हम समझेंगे वनोन्मूलन क्या होता है। वनोन्मूलन, वन उन्मूलन, तबाह कर देना, जंगलों का विनाश। वृक्षों की जब अत्यधिक कटाई की जाती है उसे हम बोलते हैं वनोन्मूलन। क्या बोलते हैं? वनोन्मूलन। भाई बहुत ज़्यादा तेजी से उसे क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए, तो वो क्या होता है? वनोन्मूलन। क्यों काटा जाता है? पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले वनोन्मूलन होता किसकी वजह से? अंधाधुंध कटाई। जितना चाहो उतना मन करे पेड़ काट लो। बहुत ज़्यादा पेड़ काट देंगे तो वन क्या हो जाएगा?
समाप्त होने की कगार पे है, उसका विनाश हो रहा है। दूसरा चराई। अब कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पेड़ निकल रहे होते हैं, जंगलों में जानवर को चराते हैं, और जो बड़ा वाला पेड़ है वो तो है, छोटे वाले कुल गायब। तो बड़े वाले जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, उसके बाद वो काट के गायब कर दिया जाएंगे, छोटा वाला ही बनेगा क्योंकि कुल तो खत्म। समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा चारा भाई, जो चारागाह होता है, आप जंगलों में ले जाके, अगर वनों में ले जाके गाय भैंस बकरियां चराएंगे तो वो जो छोटे छोटे पौधे निकल रहे होते हैं उन्हें वो कुतर देंगी और वो बढ़ेंगे ही नहीं। तो बड़े वाले जब तक हैं तब तक हैं। अरे भाई मानव की ही बात कर ले, छोटे बच्चे एकदम ना हो, खाली बड़े हैं तो बड़े कभी तो मरेंगे, उसके बाद पीछे से कोई नहीं होगा तो क्या फायदा, बस खाली वही आखिरी इंसान हो जाएंगे तब कुत्ते कहानियाँ सुनाएंगे। हम लोग के ज़माने में आदमी हुआ करते थे, कुछ बड़ी मार मारते थे यार, समझ खत्म हो जाएंगे ना भाई, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, बांध की वजह से। जब सरकारें कोई योजना लाती है बांध वगैरह का, तो बांध बनाने के लिए क्या किया जाता है, जंगलों में ही बांध बनाया, गांव में तो नहीं बनवाएंगे बांध बनाएंगे तो पूरा गांव उजाड़ के लेके जाना होगा। तो जंगल में पानी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, बांध बनवाया जाता है। तो जंगल में जब, वन में जब बांध बनाने के लिए बांध बनाएंगे तो क्या करना भाई, पेड़वा काटेंगे कि नहीं काटेंगे, तो बहुत ज़्यादा पेड़ काट देते हैं, जिससे क्या होता है, वन समाप्त हो जाता है। खनन बड़ा तेजी से चल रहा है आजकल। जेसीबी वाले को कहेंगे 2 फुट खोद देना तो 5 फुट लग जाएगा, है ना। ठेकेदार को 2 बीघे का मिला है तो 3 बीघा ले जाता खोदिया के भाई जमीन। अरे भाई जरूरी चौड़ाई में तो ना देगा, गहराई में लग जाएगा, इतना उठक लग जाएगा। तो ज़्यादा खनन होगा, ज़्यादा खुदाई के चक्कर में, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, अपने ज़्यादा फायदा के चक्कर में हम ज़्यादा खुदाई कर देते हैं, और खुदाई करेंगे तो पेड़ उखाड़ के फेंक देंगे, तो जंगल खत्म। तीसरा क्या होता है, उद्योग। अब कोई आया आदमी देख के गया कि हाँ यार यहाँ बड़ा अच्छा बिजनेस होगा मेरा, वो देख के गया, अब वो सरकार से परमिशन लिया, पूरा कुल पेड़ कटवा के वो फैक्ट्री लगा दिया, तो वन खत्म हुआ कि नहीं हुआ। और चौथा सबसे ज़्यादा और आखिरी पॉइंट जो है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसी चीज़ से होता है तो वो होता है आग। ऑस्ट्रेलिया में आप बराबर न्यूज़ सुनते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, बराबर वहाँ, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ आपस में रगड़ते हैं तब भी आग लग जाती है, कई तरीके से लग जाती है। हमारे यहाँ तो गाँव में कुछ लगा के चलाते हैं, है ना, 4-5 जन भाई। अभी ये होलिका वाला सीजन चल रहा है कि नहीं, आज ही तो शाम को होलिका दहन होगा कि नहीं होगा। तो आज शाम को होलिका दहन होगा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उठाते हैं, अगर जिसके घर से लेके आते अगर वो नहीं देता तो रात में आग लगा के चलाएंगे, जाओ रखे रहो इसको, तुम राख उठाओ, है ना। तो आग से जंगल का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। आगे बेटा हम समझेंगे प्रभाव क्या होता है, क्या क्या प्रभाव होता है वनोन्मूलन से। अगर जंगल काटा जाएगा तो क्या क्या प्रभाव होगा। सबसे पहली चीज होगी, तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या होगा कि वायुमंडल से हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलने वाली, क्योंकि कन्वर्टर, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे ऑक्सीजन में कौन परिवर्तित करता है, पेड़ पौधे करते हैं। तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो परिवर्तित कौन करेगा। तीसरा पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो ऊपर हमने पढ़ा है भाई ना, ये सारी चीज़ें जो हमें वन से उपलब्ध होती है वो हमें नहीं मिलने वाली। हमें करना क्या है, आखिरी पॉइंट समझना है, वनों का हमें संरक्षण करना है, क्योंकि पृथ्वी का लगभग हर जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है। मतलब पेड़ पौधों से हमारा अस्तित्व बना हुआ है। जिस दिन पेड़ पौधे गायब हो गए उस दिन हम क्या करेंगे, हम भी अस्तित्व से धीरे धीरे हम भी गायब। जब तक ड्राम का गेहूं है तब तक खाएंगे, उसके बाद हम भी गायब। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो हमें वन को बचाना चाहिए। अगर आपको किसी पेड़ को काटना है उससे पहले 2 से 4 पेड़ लगा दो, क्योंकि छोटे पौधे को बड़ा होने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर हर जीव के लिए प्राण वायु का काम कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन करती है। तो पेड़ को जितना हो सके उतना बचाएं, पेड़ बचाने की कोशिश करें। अगर जहां तक संभव हो जाए, अगर आप घर बनवा रहे हैं, अगर संभव हो सके तो उस पेड़ को बचा दें। अगर वो कटने की कगार पे, हाँ अगर एकदम बहुत ज़्यादा भाई है तो आप उसे काटिए, कोई दिक्कत नहीं, कि उसका ऑप्शन रखिए। आपने जब आपको लग रहा है कि ये कटने वाला ही है तो उससे पहले 2-4 पेड़ लगा दीजिए, ताकि वायुमंडल को आप मेंटेन करके रखें, संतुलित करके रखें। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, किसी एक आदमी की नहीं, कि किसी एक व्यक्ति के बनाने से पर्यावरण नहीं बनता, लेकिन शुरुआत हमेशा एक से ही होती है। किसी चीज़ की शुरुआत पहले एक से होगी, फिर 2, फिर कारवां बढ़ता चला जाएगा। ऐसे करते करते समाज सुधर जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? बेस्ट ऑफ लक।